जी, आज हमारा चैप्टर 14 का लेक्चर नंबर 14 है। इससे पिछले लेक्चर्स में हमें याद है कि हमने गलवानोमीटर को एम मीटर में, वोल्ट मीटर में और फिर ओहम मीटर में कन्वर्ट किया। लेकिन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम करंट भी मेजर कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकें और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकें? जी, ऐसी डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है एवोमीटर और यही हमारा आज का टॉपिक है। Avometer is an electrical instrument which can be used to measure current in amperes, voltage or potential difference in volts and resistance in ohms। यानी ये एक अकेला इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम ये तीनों काम इकट्ठे कर सकते हैं। ये सामने आपको एक ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें ये पूरा जो एवोमीटर है, इसमें जो बाहर दो टर्मिनल्स होते हैं जिनको हम एक्स और वाई से जाहिर कर रहे हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको तीन ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं और नीचे आपको गलवानोमीटर लगा नजर आ रहा है। जो सबसे ऊपर वाला ब्लॉक है ना, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, यानी इसके अंदर हम एक सर्किट डिस्कस करेंगे और ये है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। इसी तरह अगर नीचे वाले की बात करें, वो करंट मेजरिंग पार्ट है, उससे नीचे वाला रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर है और साथ ही एक गलवानोमीटर भी लगा आपको नजर आ रहा है। देखिए, अगर मैं ये जो आपको फंक्शन स्विच नजर आ रहा है ना, इसको X1 के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो हमारे एवोमीटर के सर्किट के अंदर वोल्टेज मेजरिंग पार्ट एक्टिव हो जाएगा और हमारा एवोमीटर वोल्ट मीटर के तौर पे काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर मैं फंक्शन स्विच को घुमा के X2 पर कर दूं तो मेरे पास ये जो सर्किट है ये करंट मेजरिंग पार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको X3 पर एडजस्ट कर दूं तो मेरे पास रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट वाला सर्किट एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्ज कर लें मैंने फंक्शन स्विच को X1 पे सेट किया हुआ है, यानी मैं एवोमीटर को एज अ वोल्टेज मेजरिंग पार्ट यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज मेजरिंग पार्ट की। अब हम इस वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को थोड़ा अंदर से देखने लगे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ लगा होता है। अब देखिए, आपको एक खास अरेंजमेंट में चार रेजिस्टर नजर आ रहे हैं, R1, R2, R3, R4। इसी तरह नीचे आपको गलवानोमीटर भी नजर आ रहा है, साथ आपको एक टर्मिनल, जो बाहर टर्मिनल हमें निकलता हुआ नजर आएगा, दैट इज X, और साथ ही एक दूसरा टर्मिनल Y भी नजर आ रहा है और साथ एक फंक्शन स्विच है जो X1 पे सेट है। यानी इस वक्त हम वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हैं कि साथ एक और भी स्विच है जिसे रेंज स्विच RS के साथ जाहिर किया गया। ये जो रेंज स्विच है ना, ये हमें असल में वोल्ट मीटर की रेंजेस देता है। यानी हम इस खास वोल्टेज मेजरिंग पार्ट को एक से ज्यादा रेंज वाला वोल्ट मीटर बना सकते हैं। जैसे इस वक्त आपको ये R1 के साथ लगा हुआ नजर आ रहा है और आप गौर करें, जब R1 के साथ हमने इसको लगाया है ना, तो सर्किट के अंदर R1 गलवानोमीटर के साथ सीरीज में आ गया है। गौर करें, ये आपको एक ब्राइट सा पाथ नजर आ रहा है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया है। और ये तो हम जानते हैं कि अगर गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगानी पड़ती है, जिसका फॉर्मूला आपको सामने लिखा नजर आ रहा है, जो हमने वोल्ट मीटर वाले टॉपिक में डिराइव भी किया था। RH इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस RG। इसमें RG गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है, V जो है ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो हम वोल्टमीटर से मेजर करना चाहते हैं, और RH हाई रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आप गौर करें, अगर मैं वोल्टेज को यानी रेंज को बढ़ाना चाहता हूं तो RH यानी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ानी पड़ेगी। यहां इस वक्त सर्किट में आपको जो R1, R2, R3, R4 नजर आ रहे हैं ना, इसमें R1 सबसे छोटा है, R2 उससे बड़ा है, R3 उससे बड़ा और R4 सबसे बड़ा है। अगर मैं इसी रेंज स्विच को थोड़ा सा घुमा के R2 के साथ एडजस्ट कर दूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है R1, R3 और R4 सर्किट में एब्सेंट है और सर्किट के अंदर जो लूप कंप्लीट हो रहा है वो R2 के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। और ये देखें, अब R2 गलवानोमीटर के साथ सीरीज में आ गया। अब आपको ब्राइट पाथ R2 से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि अब ये जो गलवानोमीटर है ये कंपैरेटिवली ज्यादा रेंज वाला वोल्टमीटर बन गया है।
यानी अब आपको बाहर वाले x और y पॉइंट्स के दरमियान जो दो टर्मिनल्स आप लगाएंगे ना, इनके दरमियान आप ज्यादा रेंज वाला वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं रेंज स्विच को थोड़ा सा मजीद घुमाऊं और इसको R3 के साथ लगा दूं, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आपने गल्वानोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस बढ़ा दी है। और सामने लिखे फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं कि अगर हाई रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो इसका मतलब है वोल्टेज मेजर करने की रेंज भी बढ़ गई है। और वोल्टेज मेजर करने की रेंज बढ़ने का मतलब है कि हमारे पास जो वोल्ट मीटर बना है ये ज्यादा रेंज वाला वोल्ट मीटर बना है। इसी तरह अगर मैं इसको R4 के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली मजीद रेंज बढ़ जाएगी। यानी हमारे पास इस वक्त जो वोल्ट मीटर नजर आ रहा है आपको, या वोल्टेज मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर है, ये मल्टी रेंज वोल्ट मीटर के तौर पे काम कर रहा है। यानी इसके अंदर हम एक से ज्यादा रेंजेस वाले वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पोर्शन ऑफ एवोमीटर, दैट इज करंट मेजरिंग पार्ट। करंट मेजरिंग पार्ट भी आपको इस वक्त सर्किट की फॉर्म में सामने नजर आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे एक साइड पे गल्वानोमीटर भी है, इसके साथ एक पूरा कॉम्बिनेशन है, 3 रेजिस्टर्स हैं जो आपस में तो सीरीज में लगे हुए हैं, लेकिन गल्वानोमीटर के साथ इनकी पूरी ब्रांच पैरेलल के तौर पे लगी हुई है। और इन तीनों रेजिस्टर्स के साथ एक एक टर्मिनल बाहर भी आ रहा है, ए, बी और सी के नाम से। जो R1 के अक्रॉस टर्मिनल बाहर आ रहा है वो C है, R2 के ऊपर से जो टर्मिनल बाहर आ रहा है वो B है, और R3 के ऊपर से जो बाहर आ रहा है दैट इज A। और आप गौर करें यहां एक रेंज स्विच भी है। हमने पहले क्या किया, हमने फंक्शन स्विच को X2 के साथ कनेक्ट कर दिया, जो सबसे पहले सर्किट में मैंने आपको बताया था, और हमारे पास करंट मेजरिंग पार्ट एक्टिव हो गया। फिर आपने X2 के साथ जब इसे कनेक्ट किया तो आगे फर्दर एक रेंज स्विच भी था। और फर्ज कर लें मैंने रेंज स्विच को सबसे पहले मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है जनाब A के साथ। जब मैं इसको A के साथ कनेक्ट करूंगा तो आप गौर कीजिए जरा, 2 ब्रांचेस आपको नजर आ रही हैं। एक ब्रांच गल्वानोमीटर की है और दूसरी ब्रांच इन तीनों रेजिस्टर्स की है, R1, R2 और R3। और ये तीनों रेजिस्टर्स इस वक्त आपस में सीरीज में बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे कॉम्बिनेशन का गल्वानोमीटर के साथ कैसा कनेक्शन है, पैरेलल। यानी हम कह सकते हैं कि R1, R2, R3 ये तीनों ऐड होके गल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में बिहेव कर रहे हैं। यानी इस वक्त गल्वानोमीटर एक एमीटर की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या इस एमीटर की रेंज ज्यादा होगी या कम होगी? हम ऐसा करते हैं, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं जो हमने इससे पहले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है। शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस IG। अब आप गौर कीजिए, करंट मेजर करने की जो रेंज है, मैक्सिमम करंट जो हम मेजर कर सकते हैं, वो आपको नीचे I की शक्ल में नजर आ रहा है। अगर मैं एमीटर की करंट मेजर करने की रेंज बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे शंट रेजिस्टेंस कम करनी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा करंट शंट रेजिस्टेंस वाले ब्रांच के अंदर से पास करे। लेकिन यहां गौर करें, R1, R2, R3 ये आपस में तो सीरीज में आ गए, और जब आपस में ये सीरीज में आ गए तो इनकी एक दूसरे के लिहाज से जब रेजिस्टेंस ऐड होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर बढ़ गया है। यानी इस ब्रांच की रेजिस्टेंस इस वक्त काफी ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है हमारे पास जो एमीटर बना है वो थोड़ा करंट मेजर करने के लिए बना है, जो सामने इस वक्त आपको लिखा नजर भी आ रहा है, 5 मिली एम्पेयर। अब थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अगर मैं रेंज स्विच को A से घुमा के B पे ले आऊं, अब क्या हुआ है? अब देखें, R1 और R2 ये इस ब्रांच के अंदर अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आप गौर करें ऊपर से जो R3 था वो गल्वानोमीटर के साथ सीरीज में आ गया। जरा गौर करें, आपको R2 और जो RG गल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो भी ब्राइट पाथ की फॉर्म में एक अलग से नजर आ रही है, और R1 और R2 ये अलग से आपको नजर आ रहे हैं। अब R1 और R2 आपस में सीरीज में है, और दूसरी ब्रांच में गल्वानोमीटर और R3 ये आपस में सीरीज के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। और हमने जो आउटपुट लेना है वो किन के दरमियान लेना है,
वो हमने रेंज स्विच कहां लगाया था, बी के साथ। यानी इस वक्त R1 और R2 ये मिलकर दूसरी ब्रांच के साथ पैरेलल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। अब जरा इसी फॉर्मूला के मुताबिक जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। गलवानोमीटर की जो रेजिस्टेंस है, उसकी ब्रांच की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है, क्योंकि गलवानोमीटर के साथ सीरीज में R3 भी आ गया। लेकिन दूसरी तरफ R1 और R2 वाली जो ब्रांच है, पहले इसके साथ R3 सीरीज में था, लेकिन अब सिर्फ ये दोनों मौजूद हैं। इसका मतलब है इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस पहले के मुकाबले में कम हो गई है। और आप इस फॉर्मूला को देखें, अगर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है तो राइट हैंड साइड पे जो आपको I यानी मैक्सिमम मेजरेबल करंट जो नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। यानी हमारे पास ये जो एमीटर बना है, ये ज्यादा करंट मेजर करने के काबिल है, इसकी रेंज बढ़ गई है। इसीलिए आपको सामने लिखा नजर आ रहा है 5 की बजाय 50 मिली एम्पेयर। इसी तरह अगर मैं रेंज स्विच को B की बजाय C पे लाकर लगा दूं, अब जरा गौर करें, अब आप खुद ही इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गलवानोमीटर के साथ R3 के साथ साथ R2 भी सीरीज में आ गया, गलवानोमीटर की ब्रांच बड़ी हो गई है, और ये जो R1 अकेला है ये यहां पे उस ब्रांच के पैरेलल बिहेव कर रहा है। अब देखें, ये जो शंट रेजिस्टेंस वाली ब्रांच है, इसकी रेजिस्टेंस पहले से कम हो गई है और दूसरी तरफ उस ब्रांच की रेजिस्टेंस बढ़ गई है। अब मजीद ज्यादा करंट इस पैरेलल ब्रांच के अंदर से गुजरेगा, और इस फॉर्मूला से भी हमें नजर आ रहा है शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी, जो मेजरेबल करंट है उसकी रेंज उतनी ही ज्यादा होगी, यानी I की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी। यानी हमारे पास अब ज्यादा करंट मेजर करने वाला एमीटर बन गया है, और आपको लिखा नजर भी आ रहा है इस वक्त हम 500 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इसी तरह आप मजीद एमीटर की जो रेंजेस हैं उनको बना सकते हैं। इस वक्त हमने सिर्फ 3 रजिस्टर लगाए थे, तो हमने 3 डिफरेंट रेंजेस वाले एमीटर बनाए, लेकिन आप इससे ज्यादा रेंजेस भी बना सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट ऑफ एवोमीटर। यानी जो सबसे पहला सर्किट था ना, उसमें हम फंक्शन स्विच को X1, X2 और X3 के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर आपके पास ये सामने रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट नजर आ रहा है। रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में मेजर कंपोनेंट्स वही हैं जो आपको मैंने इससे पहले लेक्चर में ओहम मीटर में पढ़ाए थे। एक आपको बैटरी नजर आ रही है, एक आपको रियोस्टेट एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, और साथ ही साथ जो बाहर 2 गलवानोमीटर से होते हुए बाहर आपको 2 टर्मिनल्स नजर आ रहे हैं, जो X और Y की शक्ल में हमने शुरू में ही देखे थे। सबसे पहले जब आपने ओहम मीटर को यूज करना है ना, सबसे पहले आपने इसको कैलिब्रेट कर लेना है, और कैलिब्रेशन का तरीका मैंने आपको सेम जो ओहम मीटर वाले लेक्चर में बताया था ना, सेम यहां भी वैसा ही है। यानी सबसे पहले नंबर पे आप इन X और Y को शॉर्ट सर्किट करें, और शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा, और मैक्सिमम करंट फ्लो करते हुए ये जो रियोस्टेट है ना, इसकी रेजिस्टेंस को हमने इस तरह एडजस्ट करना है कि गलवानोमीटर की नीडल जो है ना 30 पे आ जाए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। बस ये एक काम आपने करना है, बाकी ये एवोमीटर के अंदर बाकी की जो कैलिब्रेशन है वो पहले से ही एडजस्ट होती है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो इससे पिछले लेक्चर में जो ओहम मीटर की एक्सप्लेनेशन है ना, वो आप देख सकते हैं, उसमें सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये था हमारे पास एवोमीटर में 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ एक छोटी सी डेफिनेशन है जो लेक्चर के बिल्कुल एंड पे मैं देना चाहता हूं, दैट इज डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर यानी DMM। आपने अक्सर देखा होगा आपकी लेबोरेटरी में, फिजिक्स लेबोरेटरी में छोटे से स्मार्ट से कुछ मीटर होते हैं, जिनके अंदर हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, जो आपको सामने नजर आ रहा है, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ये मार्केट में भी बड़े चीप प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ हम मुख्तलिफ रेंजेस भी इनकी ले सकते हैं। यानी मुख्तलिफ रेंजेस वाला एमीटर बना सकते हैं, मुख्तलिफ रेंजेस वाला वोल्ट मीटर, मुख्तलिफ रेंजेस वाला ओहम मीटर बना सकते हैं। और ये जो आपको आंसर देता है ना, जो रीडिंग देता है, वो डिजिट्स में देता है।
डिजिट्स में रीडिंग लेना आसान है एज कंपेयर टू नीडल से रीडिंग लेना। आपको एक तरफ एनालॉग सिस्टम यानी नीडल वाला सिस्टम नजर आ रहा है और दूसरी तरफ डिजिटल मल्टीमीटर नजर आ रहा है। दोनों की मदद से रीडिंग लेना जमीन आसमान का फर्क है। नीडल की मदद से रीडिंग लेना मुश्किल है क्योंकि दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर नीडल आ जाए तो वहां फिर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि रीडिंग क्या काउंट करनी चाहिए। लेकिन ये तो खुद ही डिजिट्स में पॉइंट्स के अंदर भी ये काफी एक्यूरेट आंसर बता देता है। तो इसलिए डिजिटल मल्टीमीटर जो है ये आजकल मोस्टली यूज किया जाता है और इसी को प्रेफर किया जाता है, DMM। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें।